हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। सब अच्छे हो और मस्त हो, यही आशा है हमारी। तो अब तक हम पढ़ रहे थे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट सॉलिड स्टेट, ठोस प्रवस्था, और उसके हमने 6 लेक्चर को पढ़ लिया। साथ ही हमारे एक पार्ट चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक हमने पढ़ा था कौन सा, वॉन हॉफ और ली बेल थ्योरी। उसके बाद आज हम वापस स्टार्ट करेंगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की अब से अल्टरनेट क्लास स्टार्ट होगी। आज अगर ऑर्गेनिक की है तो कल फिजिकल की होगी। तो ऐसे क्या दोनों के लेक्चर 6 हो गए और अल्टरनेट क्रम में दोनों क्लासें चलेगी। क्लियर? कोई डाउट? तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वॉन हॉफ ली बेल थ्योरी की बात का पार्ट। क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण। इस नामकरण को पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण 3 पद्धतियों से होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रेवियल नेमिंग सिस्टम, यानी रूढ़ या सामान्य नामकरण पद्धति, इसे कॉमन नेमिंग सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है डेराइव्ड नेमिंग सिस्टम, यानी व्युत्पन्न नामकरण पद्धति। और तीसरा हमारा सबसे फेवरेट आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम, और सबसे ज्यादा वेटेज आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम का है। हालांकि इस साल हमारी ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनानी थी, है ना। तो ये हमारा 2020 का क्वेश्चन था, आइसोप्रोपिल अल्कोहल इस साल बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में आया था। तो हम देखेंगे नेमिंग सिस्टम। तो सबसे पहले कौन सी नेमिंग देखेंगे? सबसे पहले हमारे देखेंगे कौन सी हमारी फेवरेट नेमिंग सिस्टम, जो सबसे इजी है, जिनको याद रखनी है, ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़ नामकरण पद्धति या सामान्य नामकरण पद्धति। दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सी, अभी नाम बोला था, डेराइव्ड नेमिंग सिस्टम। एक के सापेक्ष दूसरे को व्युत्पन्न मानकर, व्युत्पन्न नामकरण पद्धति। और तीसरी हम पढ़ेंगे हमारी फेवरेट और इंपॉर्टेंट भी, आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं हमारी कौन सी, ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम। तो आते हैं ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम पे। तो लगाओ हेडिंग ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम, रूढ़ नामकरण पद्धति। ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम, इसके बारे में 2 शब्द बोलेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम, पहली बात तो ये करेंगे कि ये सबसे पुरानी नामकरण पद्धति है। पहली बात, सबसे पुरानी नामकरण, सबसे पुरानी नामकरण पद्धति है। यानी सबसे पहले जो नेमिंग पद्धति आई वो कौन सी थी? ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम। अब बात करें इसके नामकरण का क्या आधार था, तो इसके नामकरण का आधार था स्रोत, कहां से प्राप्त होते हैं, विशिष्ट गुण, जो पदार्थ प्राप्त हो उसके विशिष्ट गुण, खोजकर्ता, यानी किसको इसने खोजा है,
कहां से ये पाया गया? प्राप्ति स्थान है ना, प्राप्ति स्थान। कहां स्रोत कौन सा इसका, इसके विशिष्ट गुण क्या है, ये कहां से प्राप्त हुआ है? प्राप्ति स्थान, और इनके आधार पर इनका नामकरण किया गया, यानी आदि के आधार पर, इनका नामकरण किया गया। क्लियर? यानी कि ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम हमने क्या देखा, सबसे पुरानी नामकरण पद्धति है। किसके आधार पर नेमिंग की गई? इसके स्रोत उस पदार्थ के विशिष्ट गुण, उसके खोजकर्ता, उसके प्राप्ति स्थान आदि के आधार पर इनका नामकरण किया गया। क्लियर? अब देखते हैं कि कुछ ट्रिवियल नाम हमको याद रखने, उसकी लिस्ट देखते हैं कौन कौन से ट्रिवियल नाम है जिनको याद रखने, कहां से प्राप्त हुए थे, उनका सूत्र क्या है, तो उनको देखते हैं। तो एक सारणी बनाएंगे हम ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम के लिए, एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे उसमें क्या, रूढ़ नाम, उस पदार्थ का रूढ़ नाम। तो मैं लिखता हूं रूढ़ नाम। मान लो कोई पदार्थ है, उसका रूढ़ नाम लिख देता हूं, रूढ़ नाम। फिर मैं उसका क्या लिखता हूं, फिर मैं उसका लिखता हूं सूत्र। फिर मैं उसका लिखूंगा क्या, प्राप्ति स्थान या स्रोत। क्लियर? इनके आधार पर इनका नाम लिखेंगे। तो देखते हैं कुछ नाम, कुछ पदार्थों के रूढ़ नेमिंग देखते हैं। ऐसे चार्ट बना लो, कहां कहां से मिला सबकी बात हो जाएगी। याद रखने हैं, ये सब नाम आपको याद ही रखने हैं। फिर भी मैं कुछ ट्रिकी वे में बताऊंगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। पहला देखते हैं, पहला रूप नाम है किसका, पहला देखते हैं हमारा फॉर्मिक एसिड। इसका एक लैटिन नाम है फॉर्माइका, फॉर्मिक अम्ल। अब बात करते हैं ये कहां से प्राप्त हुआ, तो मैं बोलूंगा ये लाल चींटियों के, लाल चींटियों के भंजक आसवन विधि द्वारा, यानी लाल चींटियों को उबाल के प्राप्त किया, भंजक आसवन विधि से प्राप्त किया गया। लाल चींटियों द्वारा प्राप्त किया गया है ना, लाल चींटियों द्वारा प्राप्त किया गया, जिसे क्या फॉर्मिक एसिड रूढ़ नाम है। और कहां से प्राप्त किया गया, लाल चींटियों का फॉर्माइका। इसका एक लाल चींटियों का एक क्या है, लैटिन नाम है फॉर्माइका, जो लाल चींटियों यानी लाल चींटियों से प्राप्त किया गया, इसका नाम फॉर्मिक अम्ल है। इसका सूत्र क्या होगा, तो सूत्र कुछ ऐसा होगा कि HC≡OH। ये हमारा आपको बताया, ये OE के एसिड ग्रुप है। आगे हम इसे IUPAC में ज्यादा बेटर याद रखेंगे। यानी कि लाल चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया वो कौन था, फॉर्मिक एसिड। उसका सूत्र कुछ ऐसा है। क्लियर? दूसरा देखते हैं, सारे अभी एक ही जैसे करवाऊंगा। दूसरा देखते हैं, जितना नाम उतने कार्बन है, देखते जाना आप, ठीक है, यहां तक मैं बताऊंगा जहां तक। दूसरा देखेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहां से प्राप्त किया गया, विनेगर या सिरका से। कहां से, सिरका से प्राप्त किया गया, सिरका से प्राप्त। इसका प्राप्त स्थान क्या है, सिरका से। और इसका सूत्र कौन सा होगा, इसका ऐसे होगा CH3COOH। ये कौन है, ये एसिटिक एसिड है। तीसरा देखेंगे, रूट नाम से याद रखने हैं आपको जहां तक। तीसरा देखेंगे हम कौन सा, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। क्लियर? ये कहां से, प्रोपियोनिक का मतलब होता है फर्स्ट पेड, यानी कि ये कहां से प्राप्त हुआ, वसा से प्राप्त हुआ। कहां से, वसा से प्राप्त हुआ। और इसका
सूत्र क्या होगा, ये होगा CH3CH2COOH। ये कौन है, प्रोपियोनिक एसिड। फिर हम देखेंगे ब्यूटेरिक अम्ल। देखो एक जैसे ही लिख रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। चौथा देखें हम ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरम मक्खन से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ भाई साहब, यह प्राप्त हुआ मक्खन से, मक्खन से। मक्खन से, बटर, बटर से प्राप्त हुआ, इसका नाम ब्यूटेरम है। और इसका सूत्र क्या होगा, ये कौन है, ब्यूटेरिक एसिड। क्लियर। उसके बाद देखेंगे ब्यूटेरिक एसिड, उसके बाद कौन सा, 5 नंबर। देखो जहां तक लिख रहा हूं, जहां तक क्या है, कार्बन की संख्या 1, 2 नंबर पे 2, 3 नंबर पे 3, 4 नंबर पे 4। कहां से, लाल चिमटियों के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, सिरका द्वारा, फर्स्ट फेट यानी वसावन से प्राप्त हुआ, मक्खन से, बटर से प्राप्त हुआ। तो इनका नाम ये हो गया। पांचवा नाम है वेलरिक अम्ल। पांचवा, पांचवा है वेलरिक अम्ल। वेलरिक अम्ल कहां से प्राप्त हुआ, ये वेलेरियन नामक पौधे के पुष्प से। वेलेरियन नामक पौधे के पुष्प से प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या है, वेलेरिक एसिड या वेलेरियन नामक पौधे के पुष्प से प्राप्त हुआ। 5 नंबर है, तो इसमें भी कार्बन की संख्या 5 कर दो, CH3 CH2 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 और ये हो गया वेलेरिक एसिड। क्लियर। उसके बाद एक कैप्रिक एसिड। 6 नंबर कौन है, कैप्रिक एसिड, कैप्रिक अम्ल। कैप्रोन, कैप्रोन बोलते हैं गोट को। ये कहां से मिला, गोट के वसा से, यानी बकरी के वसा से। बकरी के लेटिन नाम है, बकरी के वसा से प्राप्त हुआ, है ना, गोट के वसा से प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या है, कैप्रिक एसिड। कैप्रिक में क्या, 6 कार्बन। ये हो गया हमारा कैप्रिक एसिड। क्लियर। उसके बाद यहां तक 6 तक तो देखो कार्बन। अब आगे देखो, आगे थोड़ा चेंजिंग होता जाएगा, यहां तक तो याद रह जाएगा जिसे। आगे देखो यूरिया पड़ा होगा, मिला कहां से, ये यूरिन से, यानी कि मनुष्य मूत्र से, मानव मूत्र से प्राप्त हुआ है। इसका नाम क्या है, यूरिया। तो इसका सूत्र C+O, दोनों साइड NH2। ये कौन सा हो गया हमारा, यूरिया। उसके बाद हिप्यूरिक एसिड एक नाम है, जो घोड़ों के मूत्र से प्राप्त होता है। हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक अम्ल। ये कहां से प्राप्त हुआ, ये हुआ घोड़ों के मूत्र से, यानी कि घोड़ों के मूत्र द्वारा प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या है, हिप्यूरिक एसिड। इसका सूत्र क्या होगा, तो देखो इसका सूत्र कुछ ऐसा होगा, C+O, यहाँ पे C+O, यहाँ पे NH2 की जगह आ जाएगा एक बेंजीन रिंग, C6H5 फेनिल रिंग, यहाँ आ जाएगा NH और जुड़ेगा यहाँ पे CH2COOH। ये इसका सूत्र है, किसका, हिप्यूरिक एसिड का। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला नोट कर लो, यहां तक 8 नाम हो गए। क्लियर। आगे 9 नंबर नाम देखते हैं ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम का, याद रखना है ये। लैक्टिक एसिड, जो लैक्टम वसा से प्राप्त हुआ। फिर देखते हैं लैक्टिक एसिड 9 नंबर।
लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल भाई साहब कहां से प्राप्त हुआ? लैक्टिक अम्ल प्राप्त हुआ हमारे पास दूध से, लैक्टम दूध से। कहां से प्राप्त हुआ? दूध से प्राप्त हुआ। और इसका सूत्र क्या होगा? CH3CHCOOH। यहां पे कौन जुड़ेगा? OH। इसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे मैलिक एसिड। मेलिकम, मेलम सेम से प्राप्त हुआ। कहां से? सेम से प्राप्त हुआ। एप्पल से प्राप्त हुआ, सेम से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? सेव से प्राप्त हुआ। तो इसको देखेंगे, इसका नाम कुछ ऐसा होगा, CH2 CH2 और इधर एक OH जुड़ा रहेगा। इसका नाम क्या है? मेलिक एसिड। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे किसको? सिट्रिक एसिड को। नींबू वंशीय, सिट्रस से, सिट्रिक अम्ल। देखो ये आपके नाम आगे आएगा, ये भी नाम आएगा, ये भी नाम आएगा। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना तब ये नाम आ जाएंगे। इनके फॉर्मूले आपको याद रहने जरूरी है। क्लियर? अब हम देखेंगे सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड देखते हैं, COOH 5 कार्बन है, CH2 CH 3 नंबर पे जुड़ेगा, CH2 COOH ऊपर जुड़ेगा एक COOH और ऊपर एक OH समूह जुड़ा है। कौन सा समूह? OH समूह। सब करके लिख रहा हूं, ऊपर OH समूह जुड़ा है। सिट्रिक एसिड कहां से प्राप्त होता है? ये नींबू से प्राप्त हुआ, नींबू से प्राप्त हुआ। कौन सा गया? सिट्रिक एसिड हो गया। क्लियर? उसके बाद देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल एक ऑक्जेलिस नामक पौधे से प्राप्त हुआ। ऑक्जेलिस या ऑक्जेलियम, ऑक्जेलियम नामक पौधे से प्राप्त हुआ। और इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड, COOH। ये कौन है? ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर? अब 13 नंबर थोड़े बहुत देख लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद हम देखते हैं मार्स गैस। मार्स गैस कहां से? मार्सी इलाकों से, दलदली जगहों से, दलदली स्थानों से प्राप्त होती है। और इसका सूत्र क्या है? CH4 मार्स गैस। उसके बाद देखते हैं कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट है ना, जैसे वुडन स्प्रिट बोलते हैं। एथिल एल्कोहल, CH3OH, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, सॉरी मैथिल एल्कोहल। क्लियर? काट स्प्रिट। अब ये कहां से प्राप्त हुई? ये हुई थी लकड़ी के भंजक आसवन से। लकड़ी के भंजक आसवन से, भंजक आसवन से। क्लियर? और लास्ट हमारा देखते हैं कौन सा? टार्टरिक एसिड इमली से प्राप्त हुआ। टार्टरिक अम्ल कहां से? टार्टरिक अम्ल, टार्टरम इमली से, इमली से कहां से प्राप्त हुआ? इमली से प्राप्त हुआ। और क्या है इसका सूत्र? तो देखते हैं, COOH CH CH COOH, इधर भी OH, इधर भी OH। ये कौन है? टार्टरिक एसिड। तो ये हुआ हमारे नाम, रूढ़ नाम हुए कितने?
शायद 12, 13, 14, 15 नाम है। ठीक है, आजकल एक कोरोना में चल रहा है स्प्रिट, हम लाते हैंड सैनिटाइजर में आता है स्प्रिट। स्प्रिट क्या है? स्प्रिट का नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। स्प्रिट क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल का नाम क्या है? स्प्रिट है। क्लियर? जो हैंड सैनिटाइजर में लेते हैं जिस पे लिखा था स्प्रिट लेते हैं, 25 रुपए वाली आती है छोटी बोतल, उसमें स्प्रिट, स्प्रिट में क्या होता है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता है। और आपको पता है किसी भी हैंड सैनिटाइजर में 70% एल्कोहल पाया जाता है, और वो एल्कोहल कौन सा होगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता है। क्लियर? ये हुए उनके कुछ रूढ़ नाम, उनके सूत्र और प्राप्ति स्थान। आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्यों बोलते हैं? आइसो का शब्द का अर्थ क्या है, ये हम आगे इसके बाद देखेंगे। क्लियर? तो ये ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम के जो याद रखने वाला पार्ट है उनको हमने पढ़ा। ओके, तो क्या क्या देखा अब तक? हमने देखा फॉर्मिक एसिड, लाल चिह्न के आश्रम से। उसके बाद देखा था एसिटिक एसिड, जिसमें कार्बन की संख्या 2 थी, CH ग्रुप था, है ना। एसिटिक एसिड कहां से प्राप्त हुआ? सिरका से। फिर हमने देखा था प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड कहां से प्राप्त हुआ? फर्स्ट फैट यानी वसा से प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने देखा था ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरम यानी मक्खन से प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमने देखा था वेलरिक अम्ल, तो वेलरिक अम्ल कहां से प्राप्त हुआ? कहां से प्राप्त हुआ? वेलरिन नामक पौधे के फ्लावर से। उसके बाद देखा हमने कैप्रिक एसिड, जो गोट के फैट, सॉरी, उसके बाद हाँ कैप्रिक एसिड, कैप्रिक एसिड कहां से प्राप्त हुआ? जो हुआ था हमारे बकरी की फैट से। क्लियर? वसा से। फिर हमने देखा था यूरिया यानी मानव मूत्र से। उसके बाद देखा था हमने हिप्यूरिक एसिड, कहां से? घोड़े के मूत्र से। उसके बाद लैक्टिक एसिड, लैक्टम दूध, दूध से या दूध से प्राप्त हुआ। उसके बाद मैलिक एसिड, सेव से प्राप्त हुआ। उसके बाद सिट्रिक एसिड, नींबू वन से प्राप्त हुआ। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, जो ऑक्जेलियम नामक पादप से प्राप्त हुआ। उसके बाद मार्च गैस, दलदली स्थान से प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने देखा था काट स्प्रिट या वुड स्प्रिट, कहां से प्राप्त हुआ? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त हुआ। और अंत में हमने किसे देखा? टार्टरिक एसिड को, किसमें? इमली से प्राप्त हुआ। क्लियर? अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं इनका ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम नेमिंग। अब आते हैं कि ट्रिवियल नाम में जनरल कॉमन नाम कैसे लिखा जाता है। इसका कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, क्योंकि आजकल आईयूपीएससी चलती है उसकी जगह। फिर भी मैं बताता हूं, एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं कि इसमें जनरल कॉमन नाम कैसे लिखे जाते थे। इसके जनरल कॉमन नाम कैसे लिखे जाते थे? सबसे पहले लिखे जाते थे प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है सफिक्स, उसके बाद लिखा जाता था उसमें सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या लिखते थे कि जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उससे लिया जाता था, किससे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चेन। और सफिक्स किससे लिया जाता? फंक्शनल ग्रुप से। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये नामकरण आजकल चलता नहीं। फिर भी इसको जनरल कॉमन नेम कैसे लिखा जाता था? इसके प्रीफिक्स से और इसके सफिक्स से। प्रीफिक्स कहां से आता था? ये हाइड्रोकार्बन चेन से आता था। और सफिक्स कहां से आता था? फंक्शनल ग्रुप से आता था। क्लियर? अब इसमें पढ़ने लायक चीज क्या है? इसमें पढ़ने लायक चीज है कि आपके दिमाग में आएगा, कहीं लिखा गया एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी। टर्सरी, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, ये किस लिए यूज होते हैं? और आएगा एक्टिव, क्या होते हैं? तो इनको समझेंगे। एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी एक्टिव, ये शब्द कहां कहां प्रयुक्त होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आते हैं, इनको देखते हैं। ये एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी यूज किसके लिए होते हैं? तो मैं बोलूंगा ये यूज होते हैं किसके लिए? सैचुरेटेड मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन के लिए। किसके लिए? सैचुरेटेड मोनोवेलेंट सैचुरेटेड मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन रेडिकल के लिए, रेडिकल्स के लिए, यानी कि या ऐसे भी लिख सकते हैं सैचुरेटेड मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन के लिए, यानी संतृप्त मोनोवेलेंट एक संयोजी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए किनका यूज करते हैं कि एक संयोजी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए हम यूज करते हैं एन नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, और एक्टिव। क्लियर? तो आते हैं क्या है टर्सरी, क्लियर? आते हैं क्या है ये, देखते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं एन किसे बोलते हैं। एन शब्द किसके लिए यूज आता है? तो एन आता है ये कार्बन की सीधी श्रृंखला के, एन का मतलब होता है नॉर्मल। ये किसके लिए आता है? ये हाइड्रोकार्बन की सीधी श्रृंखला के एन प्रयुक्त होता है। हाइड्रोकार्बन में कौन? एल्केन की सीधी श्रृंखला के लिए प्रयुक्त होता है। कैसे? एन किसके लिए? हाइड्रोकार्बन या एल्केन की सीधी श्रृंखला के लिए प्रयोग होता है, अनब्रांचन चेन के लिए। जैसे ये क्या है, CH3 CH2 CH3, इसको ट्रिवियल नेम में क्या लिखते थे? मेथ एथ प्रोप, तो इसे बोलते हैं एन प्रोपेन। क्लियर? एन प्रोपेन सारे के सारे सैचुरेटेड है ना, एल्केन है, तो इसे क्या लिखेंगे? एन प्रोपेन, यानी सीधी श्रृंखला के लिए एन लिखा जाता था। ऐसे ही देख लो, इसको क्या लिखेंगे? CH3 CH2 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 CH3, इसके लिए ट्रिवियल नाम में लिखा जाता था मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो एन पेंटेन। एन किसके लिए था? कि अनब्रांच चेन सीधी श्रृंखला के लिए एन यूज करते थे। क्लियर? उसके बाद आते हैं, एन हो गया नॉर्मल, उसके बाद आते हैं आइसो। किस पे आते हैं? आइसो। आइसो का प्रयुक्त होता था कि आइसो होता था कि किसी एल्किल श्रृंखला किसी एल्केन की सीधी श्रृंखला के सेकंड लास्ट, यानी अंतिम कार्बन से किसी एल्केन श्रृंखला के सेकंड लास्ट कार्बन पर यदि मेथिल समूह जुड़ा हो तो उसके लिए आइसो प्रयुक्त किया जाता है। आइसो प्रयुक्त किया जाता है। कैसे? देखो कि किसी एल्किल श्रृंखला की सीधी श्रृंखला की किसके सेकंड लास्ट कार्बन पर, यानी कि लास्ट से पहले वाले कार्बन पर अगर मेथिल समूह जुड़ा हो तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा? आइसो यूज करेंगे। तो ये देखो कि एक श्रृंखला है, ये अब यहां पे मान लो कि ये जुड़ गया हमारे पास CH3 समूह जुड़ गया। तो देखो कार्बन के देखिए 1 2 3 कार्बन है, और सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा? 3 से पहले दूसरा, और दूसरे कार्बन पे एक मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? आइसो शब्द यूज करेंगे। तो कार्बन टोटल संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4 है।
कितने कार्बन है? 4 है, तो इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। पूरे कार्बन की संख्या के साथ क्या लगा दो? आइसो लगा दो। ऐसे ही देखो एक और CH3 CH2 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 CH3 और यहाँ पे CS करके यहाँ CH2 तो रखिए। क्लियर? कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कार्बन है। अगर ये मान लो कि लास्ट कार्बन है, अब आप बोलोगे सर ये फर्स्ट क्यों नहीं माना? ये फर्स्ट मानना चाहिए, पर फर्स्ट की बात तो सबसे पहले आईयूपीएसी ने की थी। आईयूपीएसी ने कहा था कि चेन सिलेक्शन करेंगे और नेमिंग उस साइड से देंगे जिधर प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो या प्रतिस्थापियों को वरीयता कम मिले। ये आईयूपीएसी की बात है। यहाँ पे ट्रिवियल नाम ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ट्रिवियल नाम तो देखते थे कार्बन की चेन और उसके अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर देखते हैं मेथिल समूह जुड़ा है तो उस अकॉर्डिंग उसको आइसो नाम दिया जाता था। क्लियर? यहाँ पे आईयूपीएसी से कोई वास्ता नहीं है। तो क्या हो गया? कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चेन का लास्ट कार्बन और इस पे कौन जुड़ा? मेथिल समूह 7वां कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा? आइसो। तो ये हो गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आइसो हेप्टेन, ऐसे नाम लिखा जाता था आइसो हेप्टेन। ऐसे ही मानो कि ये कार्बन है, इसका देखो CH3 CH2 CH2 CH3 और ये मान लो यहाँ पे जुड़ा है CH3 समूह, इसका नाम क्या होगा? तो देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है तो इससे पहले वाला कार्बन भी हो गया हमारा। तो इस पे कौन जुड़ा है? मेथिल समूह, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? आइसो। तो टोटल कार्बन की संख्या लिखी जाती है 1 2 3 4 5, आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन ऐसे यूज करते थे आइसो शब्द को। क्लियर? अब देखते हैं नियो शब्द। किसको? नियो शब्द। अब देखते हैं नियो। नियो किसके लिए यूज आता था? किसी एल्केन की सीधी श्रृंखला पर, है ना, सीधी श्रृंखला के सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर 2 मेथिल समूह जुड़े हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? नियो यूज करेंगे। तो किसी एल्केन के की सीधी श्रृंखला के सेकंड लास्ट, अंतिम से पहला सेकंड लास्ट कार्बन पर, कार्बन परमाणु पर यदि 2 मेथिल समूह जुड़े होते हैं तो उसके लिए नियो प्रयुक्त होता है। नियो शब्द प्रयुक्त होता है, नियो शब्द का यूज करते हैं। क्लियर? उसके लिए नियो प्रयुक्त होता है। अब देखो कैसे, मानो ये कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है CH3 CH3 और इस कार्बन में मान लो इधर भी CH3 जुड़ा है और इधर भी CH3 जुड़ा है। तो देखो ये 1 2 3 कार्बन और ये तीसरा लास्ट कार्बन है और लास्ट कार्बन से पहले कार्बन पर यानी सेकंड लास्ट कार्बन पर कितने समूह जुड़े हैं? 2 मेथिल समूह जुड़े हैं। और अब इसमें नियो लिखते हैं, टोटल कार्बन की संख्या इसके साथ काउंट होगी। तो टोटल कितने हैं? 3 4 5, तो ये हो गया नियो पेंटेन। नियो पेंटेन। और नियो शब्द के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 5 तो होने ही चाहिए। तो नियो के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम 5। नियो एल्केन के लिए मिनिमम कितने शब्द काम होने चाहिए? 5 होने चाहिए। नियो एल्केन की बात कर रहा हूं। क्लियर? ऐसे ही मानो कि ये नाम है, एक नाम लिखता हूं कि CH3 CH2 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 CH3 और यहाँ दोनों जगह, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने दोनों जगह CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया। अब देखो कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, उस पर 2 मेथिल समूह जुड़े। टोटल कार्बन कितने हो गए? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट
हो गए। और सेकंड पे तो इसका नाम क्या होगा, नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेन। आई बात कुछ समझ में? ऐसे लिखते हैं क्या, एन आइसो और नियो। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे, अब एक चीज देखो, अगर कोई एल्केन है, क्लियर, इससे मैं अगर एक हाइड्रोजन को निकाल लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एल्किल बनेगा, बनेगा एक हाइड्रोजन निकालने से। अगर एल्केन है, इससे मैं दो हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये नाम बनेगा एल्किलाइडिन, एल्किलाइडिन। उसके पीछे एल्किल के पीछे क्या लगेगा, आयोडीन लगेगा। और अगर एल्केन है और उससे एक ही कार्बन पे तीन हाइड्रोजन निकाल दूं तो वो बनेगा एल्किल आइडाइन। ये कुछ नाम बनेंगे।